देखिए हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स सबको जानते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र बेसिकली केमिस्ट्री का मीनिंग होता है केमिकल्स। यानी केमिकल्स मीन्स रासायनिक पदार्थ। और जब हम लोग रासायनिक पदार्थ करते हैं तो हम लोगों के सराउंडिंग में जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी रूप से रासायनिक पदार्थ से बने हुए होते हैं। इनमें इसलिए हम लोग रासायन के शास्त्र के अंतर्गत यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 स्मॉलर यूनिट्स का यूज करते हैं। 3 स्मॉलर यूनिट्स। केमिस्ट्री का अपना यूनिट्स होता है यानी छोटी इकाइयां। इसको आप कह सकते हैं छोटी इकाइयां। और जैसे आप लोग देखते होंगे कि फिजिक्स में ऐसा यूनिट का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हम लोग फिजिक्स पूरे के पूरे फिजिक्स को ऐसा सिस्टम पर बेस्ड लेकर चलते हैं तो सिस्टम हमेशा डेवलप होता है, सिस्टम हमेशा काम करता है। केमिस्ट्री में भी सिस्टम काम करेगा, बट केमिस्ट्री के अंदर में ऐसा सिस्टम का यूज कम होगा, इसके अपने सिस्टम डेवलप सिस्टम का यूज होगा। तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 डेवलप स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं जब, तो इसमें एक आता है आपको एटम्स। एटम्स यानी परमाणु। सेकेंड पार्ट होगा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यानी अणु। और थर्ड पार्ट होगा आयंस यानी आयन या आवेशित कण। इसको हम लोग कहते हैं आवेशित कण। अब आप लोग केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि द केमिस्ट्री हैज 3 स्मॉलर यूनिट्स या द केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन 3 स्मॉलर यूनिट्स। दे आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जितने भी सब्सटेंस हम लोग पढ़ते हैं ये सारे सब्सटेंस इन्हीं 3 स्मॉलर यूनिट्स से बने होते हैं। या तो हम लोगों का शर्ट हो, पैंट हो, हम लोगों के पहनावे का जो सामान हो, हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाने की वस्तुएं हो, या बेंच, टेबल, डेस्क जो भी यूज करते हैं, ये सारी वस्तुएं, ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो केमिस्ट्री में स्मॉलर यूनिट्स इन्हीं तीनों से बने हुए हैं, परमाणु, अणु एवं आयन। इसके अलावा एक तो ये केमिस्ट्री का 3 स्मॉलर यूनिट सबसे मेन होगा। पूरे केमिस्ट्री में आप टॉपिक कोई भी पढ़ो, 9th का पढ़ो, 8th का पढ़ो, 10th का पढ़ो, 11th का पढ़ो, 12th का पढ़ो, ग्रेजुएशन का पढ़ो, बट यूनिट्स यही रहेंगे, परमाणु, अणु और आयन। इसके अलावा हम लोग केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट यूनिट्स का यूज करते हैं, वो था मोल कॉन्सेप्ट। आप लोग कभी पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट, यानी इसको कहते हैं मोल संकल्पना। संकल्पना मोल कॉन्सेप्ट जैसे फिजिक्स को कहा जाता है बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम, सिमिलरली केमिस्ट्री बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट यानी परमाणु या मोल संकल्पना पर आधारित है केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी स्मॉलर यूनिट्स हैं, परमाणु, अणु या आयन, इस सब का कैलकुलेशन जब करते हैं तो उन कैलकुलेशन में हम लोग मेन टर्म यूज करते हैं मोल, और ये मोल संकल्पना के अंतर्गत ही आता है। आप लोग 9th क्लास में शायद पढ़े होंगे कि मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग 1 मोल जो लेते हैं वो एक्चुअली में होता है 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules और ions। इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, यानी द नंबर 6.022 into 10 to the power 23 is also called Avogadro number because this number was invented by Avogadro। इस नंबर को अवोगाड्रो ने इन्वेंट किया था, इसलिए हम लोग इसको यूनिट्स के रूप में यूज करते हैं
और जब हम लोग किसी परमाणु के एक मोल का यूज करते हैं या जब हम लोग किसी अणु के एक मोल का यूज करते हैं या जब हम लोग किसी आयन के एक मोल का यूज करते हैं तो सब में अणु परमाणु या आयनों की संख्या यही होती है और वो है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। इन सब के अतिरिक्त जैसे आपको हम बार बार बोले हैं कि फिजिक्स में ऐसा ही सिस्टम इंपॉर्टेंस रखता है, अपना महत्व रखता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में ऐसा ही सिस्टम का इंपॉर्टेंस कम है, ऐसा ही सिस्टम का यूज करेंगे, बट इसके लिए अपना एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। केमिस्ट्री का अपना एक स्टैंडर्ड सिस्टम होगा। स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब हो गया कि इसके अंदर सीजीएस सिस्टम का ज्यादा यूज होगा, सीजीएस सिस्टम और प्लस समथिंग ऐसे सिस्टम जिसका यूज हम लोग ज्यादातर केमिस्ट्री में ही करते हैं और वही इसका स्टैंडर्ड हो जाता है, यानी मानक रूप हो जाता है। अब आप कहेंगे कि जब यूनिवर्सली हम लोग ऐसा सिस्टम को ज्यादा अडॉप्ट किए हुए हैं या अच्छा से यूज करते हैं, उस समय में हम लोग केमिस्ट्री में इस सिस्टम का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो परमाणु, अणु और आयंस के बारे में पढ़ते हैं और आप सब जानते होंगे कि परमाणु, अणु और आयन ये तीनों के तीनों इनविजिबल है, हम लोगों के लिए अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम लोग अगर एटमॉस्फेयर में देखते हैं, हम लोगों के बॉडी से ऑलवेज लैक्स ऑफ परमाणु, लैक्स ऑफ एटम्स, लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, लैक्स ऑफ आयंस कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। हम इन अणुओं, परमाणुओं या आयन को चीर करके हम लोग आगे अपने आप को बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉन इफेक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे परमाणु, अणु या आयन जो हैं ये माइन्यूट है, वेरी माइन्यूट है, इनविजिबल है, इसका वेट नेग्लिजिबल है। अतः इतने छोटे छोटे वेट वाले सब्सटेंस को हम लोग ग्राम में या किलोग्राम में या बड़े यूनिट्स में लें, ये ज्यादा उपयुक्त नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग एक स्टैंडर्ड, केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं और वो यूनिट बेसिकली बेस्ड होता है सीजीएस सिस्टम पर। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों को केमिस्ट्री में 10th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली आपका सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का सिलेबस? तो हम लोगों का 10th क्लास का यानी क्लास 10 बिहार बोर्ड, इसमें फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण यानी एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हम लोगों का थर्ड टॉपिक है धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये थर्ड टॉपिक आपका है केमिस्ट्री का। फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक, इसके यौगिक
यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और इस तरह से लास्ट टॉपिक है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हम लोगों का केमिस्ट्री का मेन 5 टॉपिक्स है। आप लोगों को जैसे बताया है हम कि केमिस्ट्री 3 स्मॉलर यूनिट्स पर डिपेंड करता है और वो स्मॉलर यूनिट्स है परमाणु, अणु एवं आयन। इन्हीं 3 टर्म्स को लेकर के हम लोग सारे चैप्टर्स में पढ़े। उन्हीं तीनों टर्म से हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का फॉर्मेशन करेंगे। उस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। उस समीकरण को हम लोग फिर बैलेंस करेंगे परमाणु, अणु और आयन के अकॉर्डिंगली। इसी से रिलेटेड हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सेवरल टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उष्मीय अभिक्रिया पढ़ेंगे, उष्मीय यानी थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। फिर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी एक साथ 2 केमिकल्स का डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे होगा, उससे नए टाइप के रासायनिक यौगिक का निर्माण कैसे होगा। और लास्ट में इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। उसमें हम लोग सेपरेटली ऑक्सीकरण अवकरण को सेपरेट करके भी पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक्स हैं। इसका हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं रासायनिक। ऐसे तो रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह उसका यूज करते हैं, बट कुछ मेन यूज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे संक्षारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोरोजन, हम लोगों को रस्टिंग हो जाती है, आयरन के सब्सटेंस देखते होंगे, आयरन के पदार्थ के ऊपर में रस्ट यानी जंग का निर्माण हो जाता है, जिससे आयरन मटेरियल्स खराब हो जाते हैं। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, कुछ वर्षों के बाद उसमें जो आयरन और स्टील लगे होते हैं उसमें रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें जितने भी रॉड्स होते हैं, पिलर रॉड या छत के ऊपर में हम लोग रॉड देकर के जो छत को ढलाई करते हैं, ये सब पानी के सोर्स को पा करके या मॉइस्चर को पा करके रस्ट फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग कोरोजन के अंतर्गत इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ये डेली लाइफ में इसका कैसे यूज होगा। दूसरा टर्म होगा रेंसिडिटी यानी दुर्गंधिता। ये रेंसिडिटी जो होता है मूलतः खाद्य पदार्थों के अंतर्गत होती है। जैसे हम लोगों के घर में अगर छोटे मोटे पार्टी होते हैं और मान लो कि 25-50 लोगों को बुलाना है, फिर भी हम लोग 5-10 लोगों का एक्स्ट्रा खाना तैयार कर लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आप कि समर सीजन हो ना, गर्मी का समय हो और आपको खाना स्टोर करने का कोई साधन नहीं हो और 10 लोगों 15 लोगों का खाना बच जाए आपके घर में, और हम लोग सुबह के लिए उसको अगर छोड़ देते हैं, फिर सुबह में देखते हैं तो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, उसमें दुर्गंध आ जाती है। इसी घटना को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं दुर्गंधता यानी रेंसिडिटी। हमारे भारत जैसे गरीब देश में लाखों लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है पर डे, और वो इसके कारण बर्बाद होता है, वो रेंसिडिटी के कारण बर्बाद होता है, दुर्गंधता के कारण बर्बाद होता है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के डिफरेंट टाइप्स, उसको समीकरण में परिवर्तित करना, बैलेंस करना, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करेंगे और संतुलित अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का फॉर्मेशन कैसे करेंगे,
इन सबको पढ़ते हुए इसका उपयोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का अम्ल, क्षार एवं लवण। हम लोग इन सारी चीजों से, ये भी केमिकल्स हैं यानी रासायनिक पदार्थ हैं। एक पदार्थ यानी these three are three स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल्स जिसका हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और हम लोग अदर वर्क के लिए भी यूज करते हैं। इस स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस का नाम है, एक काइंड है अम्ल, जिसके कारण हम लोग खटापन का एहसास होता है। सामान्य तौर पर पहले जमानों में जब हम लोग अम्ल को डिफाइन करते थे तो खट्टा के आधार पर यदि कहते थे कि जो पदार्थ खट्टा है वे सारे पदार्थ क्या है, अम्ल है। बट आज के दौर में हम लोग अम्ल का परिभाषा विभिन्न प्रकार के विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्ध किया गया है कि अम्ल को और हम लोग कैसे अच्छी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग 10th क्लास में तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे वैज्ञानिकों के योगदान के रूप में, क्योंकि एक बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनियस थ्योरी, वो भी आप लोगों के कोर्स में नाम नहीं दिया हुआ है बट उसी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। दूसरा एक है क्षार। क्षार यानी कहा जाता है जो तीखा या कड़वा हो, ऐसे पदार्थ जो तीखा हो या कड़वा हो उसको सामान्यतः हम लोग कहते हैं क्षार यानी बेसिस। इस क्षार के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम लोग पान के साथ चूना खाते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्षार ही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे रेंसिडिटी हो जाता है कुछ हम लोग ज्यादा कोई सामान खा लेते हैं, तेलीय वस्तु, तेल से बना हुआ वस्तु, तो हम लोगों को पेट के अंदर में एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, तो उससे हम लोग बचने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं और उसमें खास करके पुदीन हरा ना जिंटेक या सेवरल टाइप्स ऑफ टैबलेट्स का यूज करते हैं, इनो पाउडर यूज करते हैं, ये सब क्षार होता है। उसके अतिरिक्त तीसरा टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे लवण। लवण में तो सबसे फेमस है कॉमन सॉल्ट, जो जितने भी हम लोगों का खाद्य पदार्थ होता है, खास करके सब्जियां, बिना नमक की कोई भी सब्जियां नहीं बन पाती है और जब तक हम लोगों को खाने में नमक नहीं मिले तब तक हम लोग खाने की संतुष्टि नहीं होती है। आपको कितना अच्छा से अच्छा खाना दिया जाए लेकिन अगर खाने में नमक नहीं हो तो खाने की संतुष्टि नहीं होती है और एक तरह से आप एक दिन तो अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हैं नमक के बिना, दूसरे तीसरे दिन हम लोग नमक के बिना अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्ट ऐसे ही पदार्थ है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट यहाँ नाम दिया हुआ है तो सिर्फ नमक ही। सॉल्ट इज ए काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यानी एक बहुत सारे पदार्थों का समूह है जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, लेकिन सामान्य देसी बोलचाल में हम लोग सॉल्ट का मतलब अपने घरेलू नमक से समझते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हजारों लाखों सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों के चैप्टर में कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से चैप्टर 2 में हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 आपका है धातुएं एवं अधातुएं यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब चैप्टर हम लोगों को पदार्थ या एलिमेंट्स का एलिमेंट्स को खोजा गया तो जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई। उसमें पहला क्लासिफिकेशन जो हुआ था तत्वों का, कि तत्वों को हम लोग कैसे डिवाइड करें, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन था धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कि जितने भी हम लोग तत्व यूज करते हैं, आज अगर हम लोग एट प्रेजेंट का बात करें तो हम लोगों के पास 111 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये 118 तत्व हैं। इस 118 तत्व में सारे तत्व को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर मोटे तौर पर डिवीजन करें, मोर देन 90 एलिमेंट्स आर मेटल्स, यानी 90 से ज्यादा एलिमेंट जो हैं
वो धातु है। लगभग 20-22 एलिमेंट्स जो है वो अधातुएं हैं और 6-7 एलिमेंट जो है उसको हम लोग उपधातु कहते हैं, मेटालाइट। इन सबको मिला देते हैं तीनों काइंड को, तो हम लोगों के पास 118 एलिमेंट्स होता है। 118 एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है पीरियोडिक टेबल में। जब आप तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट कंप्लीट मिलेगा। अगर हम लोगों को इसके आगे एलिमेंट का डिस्कवरी होता है, जैसा कि अभी 20-22 तक हो चुका है, तो हम लोग अब पीरियोडिक टेबल के एक अलग स्वरूप को देखेंगे बाद में, 1-2 साल 3 साल के बाद। तो हम लोग धातु और अधातु में इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। हम लोग बहुत सारे धातु का डायरेक्ट उपयोग करते हैं, जैसे लोहे का उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं, जिंक का उपयोग करते हैं, सोडियम धातु हम लोग सॉल्ट के साथ खाते हैं, उपयोग करते हैं। इस तरह से बहुत सारे धातुएं हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। गोल्ड का उपयोग करते हैं ज्वेलरी के रूप में, सिल्वर का यूज करते हैं ज्वेलरी के रूप में, प्लेटिनम का यूज करते हैं हम लोग ज्वेलरी के रूप में। ये सभी धातुएं ही होती है। अधातुओं का इंपॉर्टेंस भी हम लोगों के जीवन में कम नहीं है, क्योंकि हम लोग एक तरह से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही लेते हैं, और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए सबसे प्रमुख अधातु के रूप में है। हम लोगों के एटमॉस्फेयर में अबाउट 21% ऑक्सीजन है, और दूसरे अधातु जो 78% है वो नाइट्रोजन, वो भी अधातु है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर के एक तरह से एटमॉस्फेयर को बैलेंस करता है ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे अधातु हैं, फास्फोरस है, कार्बन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन सब तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग धातु और अधातु में क्या क्या गुण होंगे, धातु और अधातु के क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं, धातुओं और अधातुओं का रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होगा, धातु से बने हुए पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, अधातु से बने हुए पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, धातु और अधातु को पृथ्वी तल में खनिज से जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स अयस्क से हम लोग धातु को कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी सारी प्रक्रियाएं इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है कार्बन एवं इसके यौगिक। हम लोग केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में टॉपिक तो सब कुछ पढ़ते हैं, बट कार्बन एवं इसके यौगिक का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्योंकि जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, या जो बहुत सारे ऐसे प्राणी जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है, उसका भी निर्माण कार्बन और इसके यौगिक से ही हुआ है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गन्स। देखते होंगे आप लोग, ऑर्गेनिक इसको कहा जाता है, और ऑर्गेनिक का ऊपर वाला जो टर्म है वो ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स अंग। तो अंग किसका होता है? लिविंग बीइंग का होता है। जो जीवित प्राणी होते हैं उसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो हम लोगों का ऑर्गन्स का फॉर्मेशन ही हुआ है ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके ऑर्गन्स, यानी हम लोगों के शरीर का निर्माण एक तरह से हुआ है कार्बन के यौगिकों से, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में डेवलप करते हैं। और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा भाग ऑर्गेनिक यानी कार्बन एवं इसके यौगिक होते हैं। आगे चल करके जैसे आप 11th-12th में जाएंगे तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा फिजिकल केमिस्ट्री, एक पार्ट होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक पार्ट सिर्फ कार्बन से बना हुआ होगा जिसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लगेगा कि इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। जैसे साइंस में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो अनंत टाइप का होता है, इनफाइनाइट होता है, कितना भी पढ़ेंगे कभी अंत नहीं होगा। तो हम लोग 10th क्लास में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कार्बन का कैरेक्टर पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की विशेषताएं क्या क्या होंगी इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग स्ट्रक्चरली यानी संरचना के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो होगा तो केमिकल बॉन्ड्स कैसे फॉर्मेशन होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे,
और लास्ट में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ यूज पढ़ेंगे, जैसे सोप के रूप में, साबुन के रूप में उसका उपयोग करेंगे। डिटर्जेंट्स यानी सर्फ हम लोग जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में, तो सर्फ का फॉर्मेशन कैसे होगा तो उसके यौगिक के रूप में पढ़ेंगे। ये कार्बन एवं इसके यौगिक होगा। और सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा आप लोगों का 10th क्लास का होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, हिस्ट्री में कहा जाता है आदि मानव। आदि मानव जैसे हम लोग हिस्ट्री में कहते हैं, आदि मानव मीन्स जिसके बारे में हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उस आदि मानव का जन्म कब हुआ, उस आदि मानव ने क्या क्या वर्क किया, कौन व्यक्ति था, ये सब हम लोगों को नहीं जानकारी है, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं आदि मानव, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इसी तरह से केमिस्ट्री के बारे में जब हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो जैसे हिस्ट्री का आदि मानव है वैसे ही केमिस्ट्री का अल्केमीज है, उसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं एल्केमीज। तो हम लोगों के सभ्यता का जब डेवलपमेंट हुआ, यानी एक तरह से आप कहिए कि दुनिया का जब डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि तत्व से ही मिलकर के पूरे संसार या सृष्टि की संरचना होगी। तो उस संरचना में शुरुआत दौर में कुछ तत्वों को खोजा गया अल्केमीज के द्वारा। अब उसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं कौन है, इसलिए उसको कहा जाता है केमिस्ट्री में एल्केमीज ना। तो एल्केमीज के द्वारा इन सब का खोजबीन हुआ, कुछ का नाम रखा गया। लेकिन जब सभ्यता डेवलप्ड हुई, लोग एक जगह संगठित रूप से रहने लगे, लोगों में डेवलपमेंट हुआ, बौद्धिक डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ तत्वों का खोज शुरू हुआ। और जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तो लोगों को लगा कि अब इसको हम लोग कैसे स्टडी करें, इसके बारे में कैसे समुचित रूप में पढ़ें, इसको किस तरह से डिस्क्राइब करें। ये सब जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के मन में, उसको दूर करने के लिए कुछ लोगों ने इसको क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है डूमा का, डूमाज इफोर्ट यानी डूमा का प्रयास। डूमा ने सबसे पहला प्रयास किया था, उसने लोगों को समझाया कि अगर हम लोग परमाणु भार को किसी ऑर्डर में अरेंज करें और वह ऑर्डर अगर नियमित हो जाए तो गुणों में समानता आ सकती है। हालांकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बट उसको माना जाता है एक क्लासिफिकेशन का माइलस्टोन, जिसको हम लोग कहते हैं डूमा का इफोर्ट। इसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए कुछ अलग लोगों ने और लोगों ने प्रयास किया, जैसे डोबरेनर ने प्रयास किया, एक रूल दिया डोबरेनर का त्रिक नियम, डोबरेनर्स ट्राइड। उसने तीन तत्वों को अरेंज किया, एक साथ अरेंज किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज किया, और तब निष्कर्ष निकाला कि फर्स्ट और लास्ट यानी पहला और तीसरा तत्व का अगर औसत मान, भार के औसत मान बीच वाले तत्व के भार के बराबर आ जाए तो तीनों तत्वों का गुण एक समान है। इसी तरह से तीसरा क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था न्यूलैंड के द्वारा। न्यूलैंड ने अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। तो जैसे हम लोग संगीत में देखते हैं कि 8 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, और उसके बाद 8वां में फिर सा आता है। उसी तरह से न्यूलैंड ने बताया कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुणों के समान होता है, इसलिए इसको अष्टक नियम नाम दिया गया। हालांकि इस नियम के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसमें बहुत सारे दोष हैं, कुछ हद तक ये कामयाब भी हुआ लेकिन ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। तो उसके बाद सबसे मेन वर्गीकरण शुरुआत होती है आवर्त सारणी से, और ये वर्गीकरण दिया था मेंडलीफ ने। तथा हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीफ का आवर्त सारणी।
आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडलीफ को ही जाता है। सबसे पहला आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया। मेंडलीफ ने पहली बार अपने जमाने में जितने तत्व ज्ञात थे, लगभग 63 तत्व नोन थे, उन सारे तत्वों को अरेंज किया, एक टेबल बना करके अरेंज किया। बहुत सारे तत्वों को जो ज्ञात नहीं था उसके बारे में भी लोगों को बतलाया और अपने टेबल में कहीं कहीं पर गैप छोड़ दिया और बतलाया कि फ्यूचर में इसको खोजा गया, खोजा जाएगा, तो खोजा गया ना। लेकिन जब तक मेंडलीफ का हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे तब तक कॉन्सेप्ट अलग था, परमाणु भार का कॉन्सेप्ट। आफ्टर मेंडलीफ ए न्यू प्रॉपर्टी इज इन्वेंटेड बाय हेनरी मोसले। यानी मेंडलीफ के बाद हेनरी मोसले ने केमिस्ट्री के अंदर एक नए गुण का आविष्कार किया जिसका नाम रखा गया परमाणु संख्या। और उस परमाणु संख्या के आधार पर हम लोगों को नए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी जिसको बनाया नील्स बोर ने और जिसका नाम रखा गया आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। पहला नाम उसका था आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने का श्रेय जाता है नील्स बोर को। नील्स बोर ने बनाया था और ये जिस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है उस कॉन्सेप्ट का खोज किया गया था मोसले के द्वारा। अतः आप लोग आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो उसके ऊपर में देखेंगे गिवन बाय मोसलेज कॉन्सेप्ट। मोसले ने आवर्त सारणी बनाया नहीं था, सिर्फ आवर्त सारणी जिस तथ्य